इट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। यदि इस समय आप 2025 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 24 का रफ्तार बैच भी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को। एमके लाइव रिफर कोड के माध्यम से 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने का फ्री ऑफर भी चल रहा है। एजुकेटर्स टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, पीपीटी से आपकी सारी तैयारी होगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, प्रीलिम्स और मेंस की सीसेट का टॉप एजुकेटर्स आपको मिल जाता है और 1-to-1 मेंटरशिप का भी ऑप्शन है। फाउंडेशन बैच में वो सारी चीजें हैं जो एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए जरूरी है। 4 दिसंबर से बैच आ रहा है। संडे के दिन कॉम्बैक टेस्ट है जिसका मकसद है 2। पहला, विद्यार्थी की प्रिपरेशन का उन्हें आइडिया लगेगा। दूसरा, वो स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, साथ ही जीत सकते हैं मैकबुक और लैपटॉप और भी कई प्राइजेस। ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो रहे 0% इंटरेस्ट के साथ। ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास है। यदि आप फीस पूरी एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो मंथली फीस भी आप पे कर सकते हैं। 1 दिसंबर से हमारा एक्सक्लूसिव सीसेट बैच लॉन्च हो चुका है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक में यह ऑफर अभी अवेलेबल है। मात्र 9,500 रुपए में आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी सीसेट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर से हमारा ऑफलाइन बैच भी आ रहा है। 16 दिसंबर से मुखर्जी नगर से सीधी लाइव क्लासेस 2:30 बजे आ रही है। तो जो ऑफलाइन करना चाहते हैं वो मुखर्जी नगर से ज्वाइन कर सकते हैं। 16 दिसंबर से कक्षाएं शुरू होगी। जिन्हें ऑनलाइन करना है वह प्लस की कक्षाओं के माध्यम से सुबह 6:30 बजे की ये क्लास होगी। तो 2 बैच सीसेट के आपके लिए हैं। जो भी आप चुनना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। मार्केट इस समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भरा पड़ा है। जैसे आलू का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो चिप्स बना लीजिए भाई उसके। आप आलू को चिप्स में जब बदलेंगे तो 1 किलो आलू मार्केट में मान लेते 10 रुपए में मिल रहा है। फूड प्रोसेसिंग में आपको 20 रुपए और खर्चा आ गया। 30 रुपए के चिप्स आपको 600 ग्राम मिल गए, जिसको आप 60 रुपए में बेच सकते हैं। जैसे मिर्ची ज्यादा है तो आपने उसका पाउडर बना दिया, मिर्ची पाउडर। आम, कच्चे आम अगर हैं तो फिर कच्चे आम को आपने अचार में बदल कर रख दिया, अचार में चेंजेस कर दिया। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है साधारण सा जो अनाज है, साधारण सा जो अनाज है उसको आपने और अच्छे क्वालिटी में प्रसंस्कृत कर दिया। जैसे हम कहेंगे खनिज पदार्थ होते हैं जो उद्योगों में जाकर बहुत अच्छा उत्पादन करके लाते हैं, बहुत अच्छी कीमतों में आते हैं। जैसे कपास है तो कपास और कपड़े में अंतर यही है ना कि वो प्रोसेस्ड हो गया, प्रसंस्कृत हो गया, तो कपास का वह धागा एक बेहतरीन परिवर्तन ला पाया। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मतलब है, अगर हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारा अनाज इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि उसका एक लाइफ स्टॉक है, जितना टाइम अगर के बाद अगर वो देखेंगे तो खराब हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा पिज्जा में ये हो गया, उसके बाद आप चिप्स ले लीजिए, अचार ले लीजिए, पाउडर ले लीजिए कई प्रकार के, या फिर डब्बा बंद खाना ले लीजिए। डब्बा बंद खाना, आप जानते हैं कि एक दूध है, दूध 24 घंटे ही रह पाता है, लेकिन अगर आपने मार्केट में देखा होगा तो अब एक दूध आता है जिसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। 4 लेयर मिल्क कहते हैं उसको। कभी दिल्ली में अगर आप है तो आप दुकान में जाना किराने पर, वो कहीं फ्रिज में नहीं रखा होगा, 4 लेयर्ड मिल्क मांगना उससे, पैकिंग मिल्क। जब कोरोना का दौर था तो मैं लगभग 50 लीटर दूध लेकर आ गया था वो, क्योंकि मुझे डर था कहीं मान लीजिए दूध डेयरियां सब बंद हो गई तो क्या होगा। तो वो 60 रुपए के हिसाब से मिलता है। तो 50 किलो दूध मतलब
मैंने 3,000 रुपए का दूध लाया, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, वो दूध ही है। मतलब आप बस उसको जब ओपन करेंगे तो एक दिन 24 घंटे में आपको उसे यूज करना है, अगर आप उसे खोलते हैं। बाकी अगर आप उसको पैक रखोगे ना तो वो 6 महीने तक भी खराब नहीं होगा। वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट। आपको लगता है कि दूध ज्यादा हो गया है, खराब हो रहा है, तो दही बना लो, दही से घी निकल कर आ जाए, मक्खन निकलेगा, दही से फिर घी बना देंगे हम लोग, पनीर बन जाएगा, तो उसकी लाइफ स्पान बढ़ गया ना। मुझे बताओ कि दूध 24 घंटे में खराब हो जाता है, दही 3 दिन में खराब होगा, 4 दिन में खराब होगा। अगर हमने उसको देसी घी में बदल दिया तो देसी घी 6 महीने खराब नहीं होगा। तो इसको कहते हैं फूड प्रोसेस करके हमें उसे उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी। गेहूं जल्दी खराब हो रहा है तो आटे में बदल दीजिए, आटे का अगर लग रहा है कि खराब हो रहा है तो ब्रेड में बदल दीजिए। फूड प्रोसेसिंग मतलब उसको जो रॉ खाद्यान्न है उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, पापड़ हो गए, पापड़ जैसी चीजें हो गई, फिर उसके बाद वर्तमान में चिप्स हो गए। मार्केट में आजकल कई सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आने लग गए हैं। जैसे हम कहेंगे मैगी ले लीजिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्वलंत उदाहरण है मैगी। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। आजकल जो पानी पूरी है वो पानी पूरी भी बिकने लगी है पैकिंग के रूप में। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते। देखो इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहले तो अनाज की बर्बादी पूरी रुक जाएगी। दूसरा, किसानों को सही कीमत मिल पाएगी। तीसरा, रोजगार भी तो मिलेगा। इस पूरे फूड प्रोसेसिंग में रोजगार भी तो पैदा होगा। चौथा, मार्केट अगर हम कैप्चर करना चाहें तो पूरे दुनिया भर में इंडियन प्रोडक्ट को हम मार्केट में भेज सकते हैं, पूरी दुनिया भर में। जैसे सेव, भैया इन लोगों ने हमें पिज्जा खिला दिया, इन लोगों ने हमें मैगी खिला दी, इन लोगों ने हमें बर्गर खिला दिया, जबकि घटिया चीजें थी। हमारा तो जो सेव है, रतलामी सेव आते हैं, इंदौरी सेव आते हैं, अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करें और इनका नाम सेव ना रखे, अच्छा सा कोई नाम दे दीजिए जो और प्रोटीन से भरपूर है, ये तो प्रोटीन की मात्रा उसमें ज्यादा है, पूरे दुनिया भर में बेचिए उसको, अलग अलग टाइप में भेज दीजिए। हमारे यहां पर तो फूड प्रोसेसिंग का बहुत लंबे समय से इतिहास रहा है, लेकिन है कि हमने वैसी मार्केटिंग नहीं की, वैसे हमने ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो तो मेरे हिसाब से फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप सही तरीके से मुनाफा कमा के आ जाएंगे। बस इसके लिए कुछ बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हमें देखना चाहिए कि पैकेजिंग में किन नियमों का पालन किया जाता है, बनाते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं वो खाद्य खाने की मतलब दुकानों की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए खिचड़ी, खिचड़ी फूड प्रोसेसिंग नहीं है, वो तो भाई एक तरीके का भोजन हो गया। मैं फूड प्रोसेसिंग का मतलब पैकेजिंग फूड की बात कर रहा हूं, जिसको हम 4 महीने 6 महीने चला सकते हैं। तो चीजें अगर आपके समझ में आ रही हो तो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव हो सकता है। और भारत जैसे इतनी बड़ी आबादी जहां पर है, वहां रोजगार के रूप में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसलिए सफल हो सकती है क्योंकि हमारे देश में अधिकतर परिवार किसान से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे दालें, हमारे यहां पर जो दालें हैं उन दालों की पैकेजिंग भी अच्छी नहीं हो पाती है। ऐसे ही मतलब किसान बेचारा बेच देता है, आप उसको सस्ते दामों पर खरीद लीजिए, बहुत अच्छे से पैकिंग कर लीजिए, चीजें बहुत बढ़िया से हो पाएगी। मोटे अनाज को सुपर फूड का नाम दिया गया, बना दीजिए कोई बढ़िया ब्रांड सुपर फूड के नाम से। और बताइए उनका जो अभी भी मार्केट में गेहूं का आटा मिल जाता है, ज्वार का आटा आसानी से नहीं मिल पा रहा है, मोटे अनाजों में रागी का आटा नहीं मिल पा रहा है, मोटे अनाजों का आटा नहीं मिल पा रहा है। मल्टी ग्रेन आटा दिया जा सकता है वर्तमान में। प्रक्रिया बता दीजिए उसमें कागज छपवा के।
हाँ बिल्कुल, कोई खराब नहीं होता मिल्क पाउडर भी। वो मिल्क पाउडर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ही देन है। अचार हमारे देश में, मुझे बताओ आप लोग, हमसे ज्यादा अचार पूरी दुनिया में कोई जानता होगा? नींबू का, कैरी का, आंवले का, मिर्ची का, पूरा फिर सब्जियों का, यहां तक कि गाजर का। हमारे यहाँ के लोग तो अचारों के एक्सपर्ट हैं। दादी नानियों को पकड़िए, उनको पूछिए कि कैसे अचार वे बनाते, जो बहुत बेहतरीन और टेस्टी होता है। और मार्केट में ऐसे अचार है ही नहीं मार्केट जो कि एक बार व्यक्ति खाए तो कहे कि हाँ यार क्या अचार बनाया है। पूरे मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है अचार इंडस्ट्री में, पापड़ इंडस्ट्री में। पापड़ों की वैरायटी हमारे यहां लगभग 100-150 के आसपास है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वास्तविक रूप में भारत के लिए चौतरफा लाभ देने वाली है। चौतरफा क्यों कह रहा हूं? किसान लाभान्वित, उद्योगपति लाभान्वित, कस्टमर लाभान्वित, रोजगार लाभान्वित। चौतरफा लाभ हो सकता है, मतलब एक ही चीज जो सभी समस्याओं को हल कर सकती है। और इसीलिए भारत में केंद्र सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर फोकस कर रही है। पर मेरे हिसाब से अभी भी इसको प्रायोरिटी सेक्टर में हम नहीं डाल पाए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में डाल देना चाहिए। प्राथमिक मतलब प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा सरकार ने इस इंडस्ट्री पर काम करना चाहिए, क्योंकि यह भारत का भविष्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्य वर्धन किया जाता है। जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये वास्तविक रूप में बहुत परंपरागत चीजें हैं। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद, दूध, फल, सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते। जैसे आप जानते हैं कि भाई सेब है तो सेब जल्दी खराब हो जाएगा, संतरा खराब हो जाएगा तो संतरे का जूस निकाल कर रख दीजिए, आम का जूस निकाल कर रख दीजिए। अब वो 6 महीने तक आप बेच सकोगे। आपने अगर उसकी क्वालिटी और सभी चीजों पर ध्यान दिया तो वो बेटर तरीके से रिजल्ट दे पाएगा। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो क्या आएगा इसमें? डेयरी उत्पाद, दूध, फल, सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन, पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण में बांटा जाता है 2 तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे चावल, गेहूं को आपने आटे में बदल दिया, प्राइमरी है। आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लाया जो बस एक स्टेप के बाद ही मिल गया प्रोडक्ट, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी। जहां पर आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़े तो उसको हम कहते हैं कि माध्यमिक प्रसंस्करण है। चावल, चीनी, खाद्य तेल, आटा मील प्राथमिक प्रसंस्करण के उदाहरण है, जबकि फल, सब्जियां, डेयरी, बेकरी, चॉकलेट, अन्य वस्तुओं का प्रसंस्करण माध्यमिक के अंतर्गत आएगा। मतलब इसके अलावा जो आएंगे वो माध्यमिक में। तो प्राइमरी मतलब जो बस एक स्टेप के बाद आ जाए। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में आजकल डिब्बा बंद जो मछली आती है या डिब्बा बंद खाना आता है, तो डिब्बा बंद खाना भी एक प्रकार से हम कहते हैं प्राइमरी है। सेकेंडरी का मतलब होता है जैसे आपने अचार बना लिया, मुरब्बा बना लिया, आपने पापड़ बना लिए, सेव बना लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट बना लिया, तो हम उसको कहते हैं कि वो माध्यमिक है या सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। भारत में अधिकांश प्रसंस्करण को प्राथमिक प्रसंस्करण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें द्वितीयक प्रसंस्करण की तुलना में कम मूल्य वृद्धि होती है। खाद्य प्रसंस्करण का महत्व: दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर उनमें अन्य पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बनाने के लिए, खाद्य पदार्थ की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए, किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिए, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए। मैंने आपको बता दिया कि रियलिटी में इसके बहुत से बेनिफिट है। खाद्यान्न की बर्बादी नहीं होगी, खाद्यान्न का जीवन काल बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ेंगे, किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी। हमारे देश में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
जो खाद्यान्न एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के नए अवसर, पोषण स्तर में सुधार किया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, कृषि में विविधता को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात आय को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारे देश का यदि रियलिटी में हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर सही तरीके से काम कर दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में भारत की क्या स्थिति है? भारत में कृषि उत्पादन में मजबूती के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी भी शैशव अवस्था में है। मतलब हम इतने लंबे समय से कृषि समाज रहे हैं, हम इतने लंबे समय से कृषि क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अभी भी हमें वो सफलता नहीं मिली है जैसी कि हमारी होनी चाहिए थी सफलताएं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अभी भी हम उतने सक्सेसफुल नहीं माने जाते हैं। भारत का कृषि उत्पादन आधार अपेक्षाकृत मजबूत है, परंतु इसकी उत्पादकता कम और मुख्यतः यह जीवन यापन का जरिया है। हमारे यहाँ पर अधिकतर कृषि करने वाले किसान जो होते हैं वो बस ये सोचते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, या वो ये सोचते हैं कि उनका कृषि का मूल कार्य है जीवन निर्वाह। वे ये नहीं सोचते कि उसी कृषिगत उत्पाद को यदि वह थोड़ा सा और इस एक स्टेप आगे बढ़ा दें तो उसकी काफी अच्छी कीमत वो वसूल कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के 2 स्तंभ यानी कृषि और उद्योग के बीच एक इंपॉर्टेंट तालमेल बढ़ाता है, समन्वय बनाता है और एक कनेक्टिविटी बनाता है कृषि और उद्योग को। इसके एक अन्य पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र में उपज की बर्बादी खासकर फलों और सब्जियों में लगभग 35% है। तो यदि फलों का 35% हम बचा पाए और उसको फूड प्रोसेस कर पाए तो इमेजिन करिए कि हम कितना ज्यादा मात्रा में फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट ला सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में उत्पादित फल और सब्जियों का कुल 2%, दूध का 35%, मांस का 21% और मुर्गी पालन का 6% ही उपयोग हो पाता है। सोचिए कि हमारे देश में 98% फल और सब्जियों को हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। 98% हमारा जो प्रोडक्ट है या तो वो 1-2 दिन में यूज हो जाता है, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रसंस्करण की मात्रा बहुत ही कम है। इस क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की पेट न के बराबर है। मतलब कोई ऐसी बहुत बड़ी उद्योग कंपनी नहीं आई है जो इसमें बहुत अच्छा काम करे। जैसे केवल आपको मिल जाएगी एक टोमेटो सॉस के लिए कुछ बड़ी कंपनियां मार्केट में हैं। टोमेटो सॉस के बाद फिर हल्दीराम जैसी कंपनियां हैं, हल्दीराम हुआ, टोमेटो सॉस हुए, पर फिर भी बाकी ऐसी कोई बहुत बड़ी कंपनी या कंपटीशन नहीं है। अगर बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मिल जाए तो चीजें बहुत अच्छे स्तर पर काम कर सकती है। इस क्षेत्र में संगठित क्षेत्र की पैठ न के बराबर है और ज्यादातर यह संगठित क्षेत्र का ही प्रभुत्व है। पतंजलि ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और चीजें बहुत अच्छी लेकर आ गए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह क्षेत्र संगठित क्षेत्र में 13% लोगों को रोजगार देता है और असंगठित क्षेत्र में कार्यबल के 7% कर्मचारियों को। लेकिन याद रखना, असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की तुलना में कई गुना बड़ा है, इसलिए 7% जो लोग हैं वो यहाँ ज्यादा मिलेंगे 13% की तुलना में। क्या चैलेंजेस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंडिया में? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार सृजन करने, समावेशी विकास में प्रमुख भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन इस उद्योग की सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। पहला तो बुनियादी अवसंरचना का अभाव। हमारे देश में नेशनल हाईवे, सड़क का जाल, किसानों तक पहुंच बहुत मुश्किल से हो पा रही है। बुनियादी अवसंरचनाओं का अभाव। भारत में ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग और ना ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब रेलवे के वे रास्ते जिसमें केवल और केवल मालगाड़ी को जाने की सुविधा होगी, उसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। की स्थिति इतनी अधिक सशक्त नहीं है कि देश के प्रत्येक हिस्से में मौजूद किसान को स्टोर मालिक से जोड़ सके। दूसरा, बुनियादी मतलब इसका टाइटल डालेंगे अवसंरचना की कमी। अवसंरचना की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
भारत में महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की अपर्याप्तता इस उद्योग के मार्ग में प्रमुख बाधा है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का केवल 2% है तथा वे अति भारित है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे 2 से 3% है, लेकिन लगभग 45 से 50% जो परिवहन सड़कों का होता है वो उन्हीं नेशनल हाईवे के माध्यम से होता है। भारत में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की कमी, शीत भंडार, वेयर हाउस की संख्या की क्षमता अपर्याप्त है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव है। सरकार के द्वारा पॉलिसियां तो लाई गई, लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जो कि जमीनी स्तर पर चीजों को समझते हुए परिणाम ला सके। या मैं आपसे कहूं कि सरकार के द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक ऐसे सेक्टर के रूप में नहीं उभरा गया जिससे कि लोगों को आसानी हो, ट्रेनिंग मिल सके, चीजें आसानी से समझ में आ सके। वर्तमान में यह उद्योग विभिन्न राज्य स्तरीय और केंद्रीय कानून से शासित होता है, जिससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए कि केंद्र सरकार की। मतलब केवल कानूनी बात ही नहीं है, आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से इसके सभी डायमेंशन को बहुत क्लियरली किया जाना चाहिए। भारत में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु आधुनिक तकनीक से युक्त प्रयोगशाला और जांच मानकों में एकरूपता का अभाव है। हमारे कई सारे खाद्यान्न प्रोडक्ट ऐसे जो कई बार विदेशों में जाकर वापस मंगवाने पड़ते हैं क्योंकि वहां के मानकों के अनुसार सही नहीं होते। उसका कारण है प्रयोगशाला ही नहीं, टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है कि भाई इस खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज मानकों के तहत है या नहीं है। जैसे आपको मुझे अगर खोलना हो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि भाई खाद्यान्न का टेस्ट होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ लैब खुल गई है ब्लड टेस्ट वाली, तो वैसे ही इसकी लैब खुल जानी चाहिए आसानी से। हर शहर में 2-3 लैब होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपने फूड की, और वो लाइसेंस वाली लैब होनी चाहिए कि वो एक सर्टिफिकेट जारी कर दे कि हाँ इनके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। प्रयोगशालाओं के पास पर्याप्त आधुनिक उपकरण भी नहीं है। जांच मानकों में एकरूपता का अभाव, जिससे जांच परिणामों को विरोधाभास देखने को मिलता है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रिसर्च और विकास की कमी है, जिसके कारण इस उद्योग में न तो नवाचार हो पाता है और न ही जागरूकता का वातावरण। जैसे पापड़ बनाने की पुरानी परंपरा हमारे यहाँ पर कई सारी, जैसे जलेबी है, तो जलेबी भारत का एक ऐसा मिठाई है जो उसकी एक पहचान है। पूरे भारत के किसी न किसी जगह पर आपको ये रूप मिल ही जाएगा मिठाई का। तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए कुछ ऐसा इनोवेशन की भाई एक पैकेजिंग फूड मतलब रखा जाए जिसको हम दुनिया भर में बेच सके। भारतीय जलेबी को हम मार्केट में बहुत लंबे समय तक भेज सकते हैं। प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी के कारण आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो पाता है, पुरानी तकनीक का प्रयोग, स्किल्ड लोगों की बड़ी कमी है, ट्रेनिंग की कमी है। राज्य स्तरीय मंडिया कानून के कारण इस उद्योग को सही गुणवत्ता का कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। एपीएमसी की जो प्रॉब्लम्स है वो यहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है, क्योंकि जब तक किसान अपना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मार्केट में लाता है तो वो कई बार कुछ लोगों तक पहुंच पाता है, सभी तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्वालिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए चैलेंजेस, और बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अगर आप फूड प्रोसेसिंग समझ गए होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। और एक बहुत बड़ी कमी है पूंजी की। भारतीय लोगों में खास करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में पैसा लगाना अभी भी उतना बेहतर नहीं माना जाता है, और इसमें आज भी लोगों का रुझान बहुत कम है। जैसे अपने घर वालों से कहिए कि मैं पापड़ की कंपनी खोलूंगा, अचार की कंपनी खोलूंगा, या फिर आप कहिएगा कि आप दालों को पैकिंग करके बेचेंगे, तो लोग घर अड़ोस पड़ोसी कहेंगे कि कुछ नहीं रखा हुआ इसमें, ऐसे उद्योग से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके की चीजों पर गौर करते हैं। संभावनाएं एवं समाधान। भारतीय किसानों को घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार की उपभोक्ता से जोड़ने में खाद्य प्रसंस्करण बड़ा रोल निभा सकता है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम किसानों की आय को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, कृषि की ऋणग्रस्तता को खत्म कर सकते हैं। बहुत अपार संभावनाएं इसमें। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि देश में विविधतापूर्ण कच्चे माल का बड़ा आधार होने के साथ साथ
125 करोड़ जनसंख्या का उपभोक्ता बाजार भी है। अगर हम दुनिया भर में किसी को कुछ भी नहीं बेच पाए तो 125 करोड़ की आबादी या 140 करोड़ की आबादी का ही पेट भर देंगे हम लोग। 140 करोड़ आबादी को ही अपना माल बेच देंगे तो बहुत कमाई कर सकेंगे। भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद आयात करता है। वर्तमान में देश में लगभग 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थ की खपत होती है। 2025 तक यह आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। सोचिए, विदेशों से खाद्य प्रोसेस उत्पाद आयात आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, और 370 अरब डॉलर। भाई 370 अरब डॉलर मतलब 37,000 करोड़ रुपए नहीं, डॉलर। डॉलर है ये, और 80 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब रुपए में आ जाएगा। इतना विदेशों से खाना मंगवा रहे हम लोग। 2025 तक ये आंकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर तक चला जाएगा। तो हम दूसरे देशों से सामान मंगवा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग। न जाने कितने टाइप के जूस आ गए हैं, न जाने कितने टाइप के विदेशी चाउमीन आ चुके हैं, नूडल्स आ चुके हैं। आजकल इतनी चीजें इसमें विदेशों से आ रही है, इस पर रिसर्च हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक स्तर पर कारोबारी निवेश हो सकता है। भारत की संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में व्यापक अवसर उपलब्ध है, जिनमें फसल कटाई के उपरांत सुविधाएं, लॉजिस्टिक, कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला विनिर्माण शामिल है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विस्तार किया जाए तो इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद है। महिलाओं के लिए भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। फूड प्रोसेसिंग आप एमएसएमई के रूप में शुरू कराइए, कुछ उद्योग को और विकसित करते चलिए, और महिलाएं इस क्षेत्र में ज्यादा इसलिए भी कामगार हो सकती है क्योंकि उनके पास परंपरागत ज्ञान भी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न आवश्यक सूचनाओं के जरिए किसानों की मदद कर सकता है और खेती करने के बेहतर तरीके भी बता सकता है, ताकि उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल सुलभ हो और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, सरकार और बेरोजगार युवाओं के बीच कड़ी का कार्य करता है, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करता है। आप इमेजिन करें ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सरकार भी जुड़ गई, फार्मर्स भी जुड़ गए, बेरोजगार लोग भी जुड़ गए, इंडस्ट्रीज भी जुड़ गए, कंज्यूमर भी जुड़ गया। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप सभी तक पहुंच बना सकते हैं। चीन के बाद भारत खाद्य पदार्थों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही विशाल जनसंख्या और बढ़ती आर्थिक समृद्धि के कारण भारत में फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए बड़ा मार्केट उपलब्ध है। सस्ते श्रम बल की उपस्थिति के कारण भी भारत में खाद्य प्रसंस्करण अपेक्षाकृत कम लागत पर किया जा सकता है। इससे वैश्विक व्यापार में भारत को लाभ मिलेगा। दुनिया भर में जो श्रम है वो काफी महंगा हो चुका है, लेकिन भारत में अभी भी श्रम की कीमत उतनी ज्यादा नहीं है। आज भी हमें मजदूर कम कीमत पर मिल सकते हैं, पर यदि सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे तो बड़े आमूलचूल परिवर्तन की संभावना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से की जा सकती है। आइए देखते हैं सरकार ने क्या प्रयास किए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 98 में एक अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का गठन किया। सरकार ने सबसे पहले इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए एक अलग मंत्रालय बना दिया। खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई। कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डालना चाहता है तो उसे 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है आरबीआई के माध्यम से। खाद्य प्रसंस्करण परियोजना इकाइयों को सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड ने 2000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया। ये सरकार ने प्रयास किए। सबसे पहले मिनिस्ट्री बनाई, एफडीआई की अनुमति दे दी, नाबार्ड को 2000 करोड़ रुपए दिए ताकि वो मार्केट में ऋण दे सके। फूड और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयां और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाला। आपको याद होगा हमने बैंकिंग में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ा है। तो अगर कोई व्यक्ति कोल्ड स्टोर को खोलने के लिए बैंकों से ऋण लेता है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत मान लिया जाएगा ताकि बैंकें भी आसानी से ऋण उपलब्ध करा सके।
नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लाभ पर आयकर में 100% छूट जैसे राजकोषीय उपाय। जो भी नई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहेगी, उनकी जो भी फाइनल प्रॉफिट रहेगा उसमें टैक्स फ्री कर दिया गया। 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ टमाटर, प्याज, आलू की फसल की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स प्रारंभ किया गया, जिसका मकसद है टमाटर, आलू, प्याज इन तीनों के उत्पादन में कभी कोई कमी ना आए। तो कह सकते हैं कि सरकार भी बड़े स्तर पर काम कर रही है। सबसे पहले मिनिस्ट्री बनाई, एफडीआई की अनुमति दे दी, नाबार्ड को 2000 करोड़ रुपए बांटने के लिए दे दिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत ऋण को क्लासिफाइड किया गया, टैक्स छूट दी गई, 500 करोड़ रुपए की एक योजना लाई ताकि टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन को बेटर किया जा सके। फिर संपदा योजना आई, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। 2016 से 2020 की अवधि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना संपदा के अंतर्गत अन्य योजनाओं को पुनर्सृजित करने का प्रयास किया गया। इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों का आधुनिकीकरण और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना है। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण, मूल्य संवर्धन, कीमत को बढ़ाना ताकि वो बेटर क्वालिटी में कन्वर्ट हो सके, खाद्यान्न की कमी को, बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण करना। व्यक्तिगत प्रसंस्करण इकाइयों की गतिविधि में फसल कटाई के बाद विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे मूल्य संवर्धन, उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने जैसी सुविधाएं, संरक्षण आदि कार्य में मदद करना। फिर सरकार लेकर आई मेगा फूड पार्क। ये 2008 की बहुत बेहतरीन योजना है। मेगा फूड पार्क एक प्रकार से जगह चयनित की जाती है। मान लीजिए किसी राज्य में कोई एक शहर चयनित कर लिया कि मेगा फूड पार्क बनेगा, तो वहां पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए एक सिंगल विंडो के माध्यम से क्लियरेंस दिया जाता है, एक्सपोर्ट की सारी सुविधाएं दी जाती है, किसानों को जोड़ा जाता है, पूरे उस क्षेत्र के आसपास की सभी इकाइयों को यहां केंद्रित करके फूड प्रोसेसिंग के लिए एक हब बनाया जाता है। जैसे कि सरकारें आईटी सेक्टर के लिए हब बनाती, वैसे एग्रीकल्चर के लिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पूरे देश में 42 मेगा फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य। मेगा फूड पार्क का विकास क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है। क्लस्टर मतलब गुच्छा। आप एक ऐसा क्षेत्र तय कर लीजिए जहां पर फलों के जूस भी निकाले जाएंगे, टोमेटो सॉस भी बनाया जाएगा, पापड़ भी बनाए जाएंगे, अचार भी बनाए जाएंगे। ऐसा एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रकार की चीजें यूज कर सके। मेगा फूड पार्क योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन योजना, कोल्ड स्टोरेज, परिरक्षण, आधारभूत संरचना सुविधाओं की स्थापना में वित्तीय सहायता के माध्यम से बागवानी और गैर बागवानी कृषि उत्पाद की कटाई उपरांत हानि को रोकना है। इसमें आपूर्ति श्रृंखला, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना जैसे संग्रहण केंद्र, प्रोसेसिंग केंद्र, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की जगह मजबूत किया जाता है। जैसे एक इंडिविजुअल ग्रुप बना दिया गया कि इन लोगों को जरूरत पड़ती है पापड़ की, अचार की, तो पहले इन लोगों का एक बेस बना दिया गया। फिर किसानों का एक ग्रुप बना दिया गया कि हाँ ये वो लोग हैं जो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। और फिर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया गया जो उस किसानों से रॉ मटेरियल को खरीद कर प्रोसेसिंग करेंगे, आटा बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, पापड़ बनाएंगे, अचार बनाएंगे। और फिर इन सभी को इस मेगा फूड पार्क में सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और भी बेटर चीजों में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट किया जाएगा या घरेलू मार्केट में बेचा जाएगा। और जो भी फ्रेश प्रोडक्ट हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं इनोवेशन वाली हैं, वो डोमेस्टिक सेल के रूप में अभी रखी जाएगी ताकि बेटर हो जाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उतारा जाएगा। तो इंडिविजुअल फार्मर्स का ग्रुप बनाया जाएगा, मतलब इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप, फार्मर्स का ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप,
ताकि मेगा फूड पार्क में सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इस योजना के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर खाद्य पदार्थ की बर्बादी में कमी आएगी। इसके तहत केंद्र सरकार प्रति फूड पार्क 50 करोड़ रुपए तक की मदद भी करेगी, उसके विकास के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए और भी जो जरूरत वहां पर पड़ती होगी। एक मेगा फूड पार्क से 5000 लोग विशेष रूप से ग्रामीण इलाके में रोजगार मिलने के अलावा 25,000 किसानों के लाभान्वित होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा 2012 में एक केंद्र समर्थित योजना के रूप में प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों को साथ में लेकर देश में विकेंद्रीकृत रूप से खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े प्रयास व योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। मिशन के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय के प्रभाव को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इससे देश भर में खाद्य प्रसंस्करण पहल के सफल सुपरविजन, मॉनिटरिंग तथा नियोजन को सुनिश्चित किया जाएगा। फिर है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, छोटी छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां बनाने की प्रधानमंत्री की योजना। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस पीएमएफएमई योजना की शुरुआत की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर में 90-10 के अनुपात में। योजना को वर्ष 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। छोटे छोटे घरेलू खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाली जाएगी, उन्हें टेक्निक उपलब्ध कराई जाएगी, ट्रेनिंग उपलब्ध कराएंगे। जैसे भाई अगर बड़ा उद्योग नहीं डाल सकते तो एक परिवार को पापड़ बनाना सिखा देंगे, एक मशीन लाकर दे देंगे जो पापड़ बनाएगी। अचार बनाना सिखा देंगे, एक मशीन लाकर देंगे जो पैकिंग करके रख देगी। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्षमता निर्माण और रिसर्च पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। योजना के माध्यम से असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही चुनौतियां यथा संस्थागत ऋण तक पहुंच, बुनियादी ढांचे, ब्रांडिंग, मार्केटिंग कौशल, इन सभी का समाधान करने की कोशिश है। मतलब सरकार चाह रही है कि इस योजना के माध्यम से हम उनको प्लेटफॉर्म भी देंगे ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। जैसे अमेजोन है वैसे सरकार अपना एक ऑनलाइन पोर्टल इनको उपलब्ध कराएगी। निष्कर्ष कहे तो इस प्रकार देश को एक बेहतर खाद्य और प्रसंस्करण तंत्र प्रदान करने हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री शामिल कर उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। इसके लिए घरेलू बाजार में प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादक के लिए कच्चे माल और आवश्यक अवसंरचना को कम मूल्य पर उपलब्ध करवाना होगा। गुणवत्ता मूल्यांकन, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देकर घरेलू उत्पादन को एक मानक रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कृषक के आय स्तर को बढ़ाने के लिए बिचौलियों को खत्म कर ई नाम जैसे कार्यक्रम लाए जाए ताकि किसान डायरेक्टली अपना सामान बेच सके। ग्रामीण विकास और अन्य पहल के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि कर उपयुक्त वातावरण निर्माण किया जा सकता है कि किसान खुद ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या कार्य क्षेत्र है, क्या महत्व है और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन सभी चीजों को ध्यान से अगर देखें तो पूरे भारत में रोजगार से लेकर कई सारे पहलुओं का समाधान हमें इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मिल सकता है। बस आज का आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या डिमांड होती है। अपस्ट्रीम प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चे माल की खोज, दोहन और इसके दोहन पर आधारित उद्योगों तक पहुंच है। मतलब जैसे किसान, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हल्दी पाउडर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास रॉ मटेरियल के रूप में हल्दी होना चाहिए, तो हल्दी के किसान और अच्छी क्वालिटी की हल्दी होनी चाहिए, तो ये सब अपस्ट्रीम में आएगा। इसके तहत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता उत्पादक तक पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। हल्दी पाउडर वाले को जब तक अच्छी क्वालिटी का हल्दी मिलता रहेगा तब तक वह हल्दी बना पाएगा। तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है रॉ मटेरियल तक पहुंच बनाना और डाउन स्ट्रीम का मतलब होगा उपभोक्ता तक पहुंच बना पाना।
कच्चे माल की प्रकृति शीघ्र नष्ट होने वाली होती है। इसके उत्पादन का स्वरूप मौसमी होता है। उत्पादन को लेकर भी अनिश्चितताएं बनी रहती है। इसके लिए आवश्यकता होती है रिसर्च और विकास में पर्याप्त मात्रा में निवेश, ताकि एक ही फसल की अलग अलग किश्तों का अलग अलग समय में उत्पादन किया जा सके। हम एक ही फसल को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। जैसे हम जानते हैं कि भाई आम का जो मौसम है वो खत्म होने वाला है अब, तो अब पूरे साल भर अगर आपको आम की प्रोसेसिंग करनी है तो आपके पास तो आम होने चाहिए, या फिर आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज इतनी मात्रा में कि आप बेटर तरीके से आम की आपूर्ति साल भर रख सकेंगे, तभी जाकर आप बेटर काम कर पाएंगे। इसके लिए फसल की ऐसी किस्म का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है जो अपेक्षाकृत प्रतिकूल परिस्थिति में भी विकसित हो सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों के शेल्फ लाइफ में वृद्धि की जा सकती है और उसके पोषण स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसके जरिए उसकी उत्पादकता और उत्पादन में भी वृद्धि संभव है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संचालक किसानों के लिए तकनीकी सहायता के साथ साथ वित्तीय सहायता को सुनिश्चित कर उन्हें न केवल खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर सकते हैं, बल्कि बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। दैट मीन्स हम किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं कि देखो भाई इस समय जरूरत हल्दी की है, टमाटर की है, आलू की है, तो भले ही वो किसान दूसरी चीजें बोता था, लेकिन अगर उसकी मिट्टी वैसी है जो बाकी फसल को भी उत्पादन दे सकती है, तो उसको मोटिवेट करना, उसे सहायता प्रदान करना और उसकी उत्पाद की बेहतर कीमत देकर हम अपस्ट्रीम समस्याओं को हल कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय खाद्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र जैसी संस्था इस दिशा में पहल कर सकती है। इनका उद्देश्य खाद्य पदार्थ उत्पादों की बर्बादी को कम करना, उनके संरक्षण और तकनीकी प्रौद्योगिकी का विकास और पोषण गुणवत्ता को बेहतर करना है। साथ ही खाद्य उत्पादकों हेतु नए पर्यावरण और उत्तम पैकेजिंग सामग्री की पहचान के साथ पैकेज तकनीक के नवीनीकरण की दिशा में भी कदम उठाने हैं, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। अब फूड प्रोसेसिंग में डाउन स्ट्रीम होता है उपभोक्ता तक बढ़िया क्वालिटी में चीजें पहुंचाना, कम कीमत में चीजें पहुंचाना। डाउन स्ट्रीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से संग्रहित कच्चे माल को प्रोसेस किया जाता है और तैयार माल के रूप में अंतिम उपभोक्ता तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। डाउन स्ट्रीम आवश्यकताओं में खेत से लेकर खाने की मेज तक वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। डाउन स्ट्रीम में बिक्री और उपभोक्ता संपर्कों पर कंपनी की पकड़ मजबूत करती है, साथ ही उपभोक्ता तक कंपनी की बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। जैसे पार्ले जी है, भारत के हर गांव में कोने कोने में मिल जाता है। क्या उनके जैसा चेन मैनेजमेंट किसी और कंपनी का है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डाउन स्ट्रीम उनका स्ट्रांग है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाउन स्ट्रीम वाली चीजें बेहतर हुई तो ही परिणाम अच्छे आ पाएंगे। इस संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण है। प्रसंस्कृत उत्पाद की क्वालिटी और मार्केटिंग विपणन तंत्र का सक्षम और प्रभावी रूप से होना। क्यों विदेशी सामान नूडल से लेकर विदेशी प्रोसेसिंग फूड क्यों मार्केट में छा गया? क्योंकि उन्होंने रियल में क्वालिटी तो कम ध्यान दी, लेकिन उन्हें मार्केटिंग इतनी ज्यादा ध्यान दिया कि सभी लोगों के जहन में आना शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। विशेष रूप से विकसित देशों के नागरिकों में सजगता भारत की तुलना में कहीं अधिक है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2005 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की दिशा में पहल शुरू हुई। खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मानकों की प्रस्तावना करने वाले विभिन्न कानूनों की मौजूदगी द्वारा सृजित अव्यवस्था को समाप्त करते हुए एकीकृत मानकों का निर्धारण किया जा सके। विपणन तंत्र को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अब तक पारंपरिक खुदरा कारोबारी पूंजी के अभाव के कारण प्रशिक्षण की व्यवस्था से भी वंचित रहे। इसके कारण उनकी खरीद बिक्री का दायरा सूखी वस्तुओं तक सीमित रहा और इस कारण से खुदरा कारोबार की बाजार संभावनाएं लिमिटेड हो गई। मतलब रियलिटी में मार्केटिंग सिस्टम हमारा उतना बेटर नहीं था, जिस कारण से हम केवल गेहूं खरीदना और बेचना इतना ही समझते थे, लेकिन उसको प्रोसेस करना नहीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पहले बड़ी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति, फिर मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई निवेश की अनुमति के परिणाम स्वरूप संगठित खुदरा कारोबार में तेजी से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी। वित्त की उपलब्धता में पूर्ति, खुदरा अवसंरचना के विकास के जरिए खुदरा कारोबार के दायरे को विकसित करने की कोशिश की जा रही है।
मतलब एक तरीके से अब रिटेलर में बहुत सारे अलग अलग रिटेलर आ गए। पहले केवल और केवल बिग बाजार था, अब बिग बास्केट आ चुका है। अब तो कई सारे ऑनलाइन में फूड प्रोसेस खुदरा बाजार आ चुके हैं, जो आपके बनाए गए फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो खुदरा बाजार में भी अब एफडीआई की अनुमति सरकार ने दे दी, ताकि जिसको भी खुदरा दुकानें खोलनी हो तो वह भी विदेशी व्यक्ति खोल सकता है। ये हमारे देश के गेहूं और चावल के स्टॉक के आंकड़े हैं। जुलाई में गेहूं चावल के जो आंकड़े एफसीआई ने जारी किए हैं। चावल हमारे पास, ये आंकड़ा वहां लिखेगा बफर स्टॉक के रूप में। 2020 में कितना था? 2023 में 253 चावल और गेहूं 301 मोटा अनाज और कुल बफर स्टॉक। 2021 का थोड़ा सा आप देखेंगे, बफर स्टॉक लगभग आधे पर पहुंच गया है, और इसीलिए हमारे देश की सरकार चिंता में तो है। ये लाख टन में है, जबकि हमारे देश में तय किया गया है कि चावल किसी भी हालत में 135 से नीचे नहीं होना चाहिए। बफर स्टॉक स्टैंडर्ड है कि इससे नीचे नहीं हो सकता है, इससे ऊपर चलेगा, और हमेशा देखो इससे ऊपर ही रहा है। अब नई नीति के तहत इसके ऊपर वाले को बेच सकते हैं। गेहूं का 275 है, तो 275 से ज्यादा, और मोटे अनाज का स्टैंडर्ड दिया नहीं है, लेकिन कुल 411 दोनों मिलाकर, क्योंकि अभी तक हमारे बफर स्टॉक के मापदंड में मूल रूप से गेहूं और चावल ही आता है। तो यह आंकड़ा नोट कर लीजिएगा। और स्टैंडर्ड का मतलब है कि बफर स्टॉक इतना होना ही चाहिए मिनिमम, और 2023 में यहां तक हम अभी हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, यह कृषि क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि मुद्रास्फीति के लिए भी या मौद्रिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब है उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं की पहुंच करना। पर वस्तुओं की पहुंच करने मात्र से आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण नहीं होता, बल्कि उत्पादक को एक उचित मूल्य प्राप्त हो, फेयर प्राइस प्राप्त हो, ताकि उसे लगे कि हां उसको बेनिफिट हुआ है, और कंज्यूमर को न्यूनतम कीमत प्राप्त हो, मिनिमम प्राइस प्राप्त हो, ताकि उसको ये लगे कि सरकार ने प्राइस को कंट्रोल कर दिया है। इस उचित मूल्य को हम मैक्सिमम प्राइस भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार की श्रृंखला है, और कोरोना के दौर में सप्लाई चेन के ब्रेक होने के कारण ही समस्याएं निर्मित हुई, क्योंकि कोरोना के दौर में परिवहन साधनों के बंद हो जाने के कारण जहां उत्पादन हो रहा था वो सामान वहीं पर पड़ा हुआ रहा, या तो फिर उसे कम दाम पर बेचा गया या फिर वो बर्बाद हो गया। लेकिन यदि सप्लाई चेन काफी मजबूत हो तो न केवल हम प्रोड्यूसर को एक बेहतरीन प्राइस अवेलेबल करा पाते हैं, बल्कि कंज्यूमर को डाइवर्सिटी के साथ मिनिमम प्राइस में चीजें उपलब्ध हो पाती हैं। अभी तो मैं कहूंगा कि विक्रांत इकोनॉमिक्स की क्लास 3-4 दिन और चलेगी और फिर क्लोज हो जाएगा। अभी इस पर ध्यान दीजिए। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्पादक उपभोक्ता केवल दो पार्टनर नहीं है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला में उत्पादक से थोक विक्रेता डीलर, और ऐसा नहीं केवल हम इसको थोक विक्रेता शब्द ये केवल मैन्युफैक्चरिंग आइटम में कहेंगे, कृषिगत उत्पादों में भी हम कहेंगे थोक विक्रेता से रिटेलर, खुदरा विक्रेता से उपभोक्ता। लेकिन मैं पुनः बता दूं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में केवल ये 4 लोग नहीं हैं, क्योंकि उत्पादक से थोक विक्रेता के दौरान परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज,
कोल्ड स्टोरेज, ऐसे कई और कारक हैं। थोक विक्रेता से रिटेलर के बीच में परिवहन के साथ साथ क्वालिटी की बात, यहां से क्वालिटी शब्द जुड़ना शुरू हो जाएगा, यहां से गुणवत्ता की बातें भी जुड़ जाएगी। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अगर हम व्यापक स्तर पर कहें तो व्यापक स्तर का मतलब होता है कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से हमारे देश के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक जाल बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने इकोलॉजी इन्वायरमेंट में खाद्य जाल देखा होगा, वैसा ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक जाल बनता है जिसमें वस्तु का उत्पादन करने वाला और उपभोक्ता प्राथमिक और अंतिम कड़ी होते हैं, और बीच में कई और कारक आते हैं जो इस पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं। कोरोना के दौर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का खराब होना ही सबसे बड़ा कारण रहा, और उस कारण से चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। आप लोगों को पता होगा कि जो आपके लोकल में चीजें प्रोड्यूस होती थी वो तो सस्ते से सस्ते दाम में मिल जा रही थी, लेकिन जो चीजें आपके क्षेत्र में प्रोड्यूस नहीं हो रही थी वो काफी महंगी होती जा रही थी। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि सप्लाई चेन के ब्रेक होने के कारण पर्याप्त रूप से चीजें नहीं मिल पा रही थी। सप्लाई चेन के ब्रेक हो जाने के कारण कई सारे छोटे छोटे उद्योग जो कि एक रॉ मटेरियल पर बेस्ड होते हैं वे नष्ट हो जा रहे थे, उनमें बेरोजगारी का संकट आ गया था, उनके अस्तित्व का संकट आ गया था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के डिस्टर्ब हो जाने के कारण हम ये भी महसूस करते हैं कि कई बार स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि वास्तविक रूप में एमएसएमई जैसे जो उद्योग है वो पूरी तरह से नष्ट और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कोरोना के बाद पुनः रूस यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई चेन को ब्रेक किया, घरेलू स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर। सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, हमारे देश में जो ऑयल है उसका कंजम्पशन बाकी देशों की तुलना में ज्यादा है, और उसका प्रभाव क्या देखा गया? उसका प्रभाव यह देखा गया कि विदेशों से आने वाले ऑयल में हमारा जो इंपोर्ट था वो हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जबकि डिमांड उतनी बरकरार है। गेहूं का सप्लाई डिस्टर्ब हो गया पूरे विश्व में, चावल का सप्लाई डिस्टर्ब हो गया है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि युद्ध जैसे वैश्विक इस संकट में भी सप्लाई चेन ही ब्रेक होते हैं। इसलिए अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है, किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था में कोई झटका महसूस नहीं करना है महंगाई का, मंदी का, तो वो सप्लाई चेन को दुरुस्त करे। और सप्लाई चेन में इतनी ज्यादा सघनता हो, मतलब वो जो जाल बने वो इतना ज्यादा डेंस हो कि एक दो विकल्प खत्म भी हो जाए तो बाकी विकल्पों से पूर्ति की जा सके, जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें एक एक वस्तु के सप्लायर या एक एक वस्तु के लिए हमारे पास विकल्प अनगिनत रहे। आज हम बातचीत करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़े हुए सारे डायमेंशन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि इस पर कई डायमेंशन में सवाल पूछा जा सकता है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछा जा सकता है, कृषि की स्थिति को बेहतर करने, किसानों की आय को दुगना करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपूर्ति श्रृंखला। बढ़िया,
एक ही लाली का जवाब आया है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं पुनः समझाऊं अगर आपकी मतलब मनोकामना हो कि नहीं सर मेरे समझ में नहीं आए, पुनः बताएंगे तभी मैं कमेंट्स करूंगा। आ गया है, क्लियर हो गया है। विक्रांत, नारायण, बाकी लोग क्या चाय वाय नाश्ता वास्ता तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा पता चल रहा है। पुनीत, पटेल, पार्थ, शिवांगी, आसानी से और जल्दी पहुंचाना नहीं, पुनः रिपीट कर दूं मैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब किसी प्रकार की तत्परता नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मकसद है सुगमता, आर्थिक रूप से वहनीय कीमत, उत्पादक का लाभ और कंज्यूमर पर ज्यादा भार नहीं, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। पर इसमें तत्परता नहीं, मतलब ये नहीं है कि वो अभी ख्वाहिश करे कि आज मुझे 2 किलो गुलाब जामुन मिल जाए और सोचे और हाथ में आ जाए। बहुत अद्भुत। बाकी लोग तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ, नीति आयोग की इंडिया न्यू @75, अब तो 76 वाली आ चुकी है, लेकिन ये जो पॉलिसी 75 में थी इस पर काफी विस्तार से चर्चाएं की गई थी। कारण है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही प्रभावित हुआ था। आपूर्ति श्रृंखला का अर्थ उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक माल का प्रवाह और गति। आपूर्ति श्रृंखला प्रवाह का एक क्रम है जिसका उद्देश्य अंतिम ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो उत्पादक से अंतिम उपभोग तक एक निरंतरता के साथ और विभिन्न चरणों के बीच होता है। आपूर्ति श्रृंखला में न केवल निर्माता, उसके आपूर्तिकर्ता भी शामिल है, बल्कि लॉजिस्टिक फ्लो, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउसेस, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता सब कुछ शामिल है। लॉजिस्टिक फ्लो का मतलब होता है एक तरीके से कितना सुगमता है, कितनी तत्परता है, कितनी तीव्रता है, कितना क्लियरेंस मिनिमम लगता है, कितने अवरोध क्रम है। लॉजिस्टिक शब्द जब भी दिमाग में आए तो समझ जाएगा कि अवरोध कितने कम है। जैसे वर्तमान में महिलाओं की शिक्षा में उतने ज्यादा अवरोध नहीं रहे, तो हम कहेंगे कि महिलाओं की शिक्षाओं में एक लॉजिस्टिक बढ़ गए हैं अब, कि भाई एक तरीके से बेहतर और इजी हो गया है। तो इजी, अफोर्डेबल, इसमें लॉजिस्टिक वर्ड यूज करते हैं। ये लॉजिस्टिक शब्द पहले दिमाग में सेंस क्रिएट करा लीजिए। लॉजिस्टिक का मतलब होता है इजीली अफोर्डेबल चीज में, बिना किसी बैरियर के। हम इसको कहते हैं कि आपका लॉजिस्टिक बहुत बेहतर है। लॉजिस्टिक वर्ड थोड़ा सा बार बार चर्चाओं में इकोनॉमिक्स में आता है, खास करके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इसका बड़ा महत्व है। आपूर्ति श्रृंखला कारोबार में संलग्न उन लोगों का नेटवर्क है जो खाद्य पदार्थ के सामूहिक रूप से संग्रहण, भंडारण, प्रसंसाधन, वितरण और विपणन हेतु जिम्मेदार होते हैं। काफी अच्छी परिभाषा है कि वास्तविक रूप में इनमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कौन कौन से ग्रुप शामिल होंगे। तो इसमें स्टोरेज करने वाले लोग, संग्रहण करने वाले लोग, भंडारण करने वाले लोग, मतलब वो जो वेयर हाउसेस बनाकर रखते हैं, संग्रहण मतलब बेचने के लिए, प्रसंसाधन मतलब प्रोसेसिंग करने वाले लोग, प्रोसेसिंग करने वाले लोग, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग, और मार्केटिंग विपणन वाले लोग शामिल हैं। लेकिन 2 लोग हमेशा ही रहेंगे, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता हमेशा ही रहेंगे। इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में अवसंरचना, भंडारण सुविधा, शीत भंडारण सुविधा, परिवहन के साधन की उपयुक्तता और विपणन ढांचे की बड़ी भूमिका मानी जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश में अगर बेहतर सड़कें बन जाएगी, अगर फ्रेट कॉरिडोर मतलब रेलवे का एक सेपरेट ही पूरी तरह से जाल बनेगा जो केवल माल वाहन के लिए जिम्मेदार होगा, तो सप्लाई चेन और भी मजबूत हो जाएगी। भारत में जितने ज्यादा हाईवे, नेशनल हाईवे बेहतर होते जाएंगे, उतना ज्यादा सप्लाई चेन मजबूत होती चली जाएगी। बहुत जरूरी है
अगर आप सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पर बेहतर तरीके से ले जाना चाहते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व क्या है? आने वाले समय में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अपने भीतर मौजूद संभावनाओं के दोहन के लिए न केवल प्रसंस्करण के स्तर में तेजी से सुधार करना होगा, बल्कि प्रसंस्कृत उत्पादों को विविधता प्रदान करनी होगी। देखो, इसका महत्व वर्तमान में तो 140 करोड़ की आबादी को ही देखकर समझ में आना चाहिए। अगर आप 140 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करना चाहते हैं और आप अफोर्डेबल प्राइस में आसानी से लॉजिस्टिक वे में पूरा करना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब आपकी आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होगी। दूसरा, कल हमने जो बढ़ चढ़कर बातें की, हवाबाजी की कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे देश का पूरा व्यय रोका जा सकता है, एक्सपोर्ट डबल किया जा सकता है, किसानों की आय को दुगना किया जा सकता है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बेहतर की जा सकती है, महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है, हमने भुखमरी दूर की जा सकती है, पोषण को बेहतर किया जा सकता है, न जाने कितने दावे कल किए, पर उन सभी दावों का आधार है सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन का आधार है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है तो सप्लाई चेन बेटर है, सप्लाई चेन अगर बेटर है तो फूड प्रोसेसिंग बेटर है, फूड प्रोसेसिंग बेटर है तो न जाने और क्या क्या बेटर हो जाएगा। तो ये सब कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप एक चीज को इंप्रूव करेंगे तो दूसरी चीजें इंप्रूव होगी। जितना ज्यादा चीजें समझ पाओगे, उत्तर मतलब ये ऐसे टॉपिक नहीं है जिन्हें आपको रटना पड़ेगा, कुछ डाटा बस मैं दूंगा वो आपको याद करने हैं, लेकिन जितना आप समझ पाएंगे, ये एक बार का टॉपिक है, जिंदगी में एक बार ढंग से पढ़ लिया तो अब आपको उम्र के 60 साल में पूछा जाए तो आप समझा सकते हैं कि सप्लाई चेन क्यों जरूरी है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, इतनी बड़ी आबादी के पोषण की आपूर्ति के लिए, या इससे भी ज्यादा बढ़कर अगर मैं आपसे कहूं कि सप्लाई चेन की जरूरत, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कई प्रकार के उत्पाद है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलते हैं और उसकी डिमांड पूरे देश में है। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं का बहुत उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उसकी जरूरत तो पूरे भारत को है। चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटवर्ती राज्यों में है, लेकिन उसकी जरूरत तो आंतरिक भागों में भी है। सब्जियों का जो उत्पादन है, जो खास करके हम कहेंगे कि ऐसी सब्जियां हैं जो टमाटर, आलू या फिर उस रूप में वेजिटेबल्स के रूप में बहुत डिमांडेबल है, इसकी तो जरूरत प्रतिदिन की होती है। दूध उत्पादन में कोई अग्रणी है तो कहीं पर कमी है, मतलब अधिकता, सरप्लस और कमी, इनके बीच में अगर आप कोई चीज बेहतर करना चाहते हैं तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से ही हो सकती है। इस क्रम में खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की निरंतरता को सुनिश्चित होगा, उच्च क्वालिटी वाले सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा। इन चुनौतियों से निपटना तब तक संभव नहीं जब तक आपूर्ति श्रृंखला के डिजाइन, परिचालन में व्यापक बदलाव नहीं होते। इन बदलावों के जरिए प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, खुदरा कारोबारियों, उपभोक्ताओं की विशिष्ट मांग को पूरा करने के साथ साथ उनके लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। वर्तमान में आपूर्ति श्रृंखला का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र के दायरे में आता है। यद्यपि यह संगठित क्षेत्र खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं और व्यावसायिकता के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्रयत्नशील है, इन प्रयासों की अपनी सीमाएं हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अवसंरचना अपर्याप्त और निम्न गुणवत्ता युक्त है। कल भी हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टोरेज की बहुत बड़ी कमी है। सड़कों का जाल अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी वो मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया है जो इसकी जरूरत है। गांव में जिन लोगों के ऊपर कच्चे माल की आपूर्ति की जिम्मेदारी होती है, उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, उन्हें नहीं पता कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड कहां ज्यादा है प्रॉपर तरीके से। अभी भी कुछ जगहों पर जानकारियां हैं, जैसे ई नाम के माध्यम से हमने चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन वास्तविक रूप में उनके पास जो सूचनाएं पहुंचनी चाहिए, जिस तरीके से सूचनाओं की उन तक पहुंच होनी चाहिए,
जिससे वह अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से चीज पहुंचा सके। जैसे एक किसान को यदि ट्रेन में अपना सामान दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके पास जानकारी नहीं है कि किस तरीके से वो अपने सामान को पहुंचा सकता है। उनके पास पूंजी की अनुपलब्धता और ज्ञान कौशल का भी अभाव होता है, इसलिए उस स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन प्रमुख चुनौती है। जहां तक आधारभूत ढांचे, विशेष रूप से भंडारण क्षमता, शीत भंडारण क्षमता और उपयुक्त परिवहन साधनों का प्रश्न है, तो इसमें अपेक्षाकृत अधिक निवेश की जरूरत होती है। और याद रखिएगा, ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसे आज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नेशनल हाईवे का निर्माण करना चाहते हैं तो देखिए एक रिस्क क्या होता है। ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इसका गेस्ट्रेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, गर्भकाल का मतलब हम आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें आज के आज परिणाम नहीं मिलेंगे, आपको 4 साल 5 साल भी रुकना पड़ेगा। अब इमेजिन करिए 4 साल तक किसी व्यक्ति ने 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रख दिए। 1200 करोड़ रुपए का ये इतना ज्यादा अमाउंट, क्या ऐसे करोड़पति अरबपति हमारे पास हैं कि जो 1200 करोड़ रुपए 4 साल के लिए छोड़ सकते हैं? और अगर है भी तो क्या वो संख्या में उतने ज्यादा हैं? तो कुछ जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट में तो गर्भकाल बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे उद्योगपति इस फील्ड में जल्दी एंट्री नहीं करते। निवेश का गर्भावधि का लंबा होता है और कृषि उत्पादों की मौसमी प्रकृति के कारण सृजित अवसंरचनाओं का सालों भर इस्तेमाल भी संभव नहीं हो पाता। इस कारण से निवेश उतना लाभप्रद नहीं रह जाता। परिणामतः प्रचालन इकोनॉमी ऑफ स्केल, वृहत स्तरीय अर्थतंत्र की कसौटी पर यह खरा नहीं उतरता। मतलब बड़े स्तर पर हम जो सोच रहे हैं कि चीजें आएगी, बदलेगी, भाई जब मौसम रहेगा, जिस समय कटाई का मौसम रहेगा उस समय इस अवसंरचना की जरूरत होती है। साल भर इस अवसंरचना का उतना कोई महत्व नहीं होता। इसलिए रिसर्च और विकास को प्राथमिकता देते हुए एक और प्रसंस्करण योग्य उत्पादों की ऐसी किस्मों का विकास करना होगा जिन्हें किसी भी मौसम में उपजाया जा सके, और दूसरी ओर अवसंरचना परियोजनाओं के निवेश की लागत को कम करना होगा। हमें कुछ बीच का रास्ता लाना होगा ताकि इन्वेस्टमेंट में भी हमें उतने पैसे ना लगे, और दूसरा कि हम किसानों को इस तरीके की बीज लाके दे ताकि वो साल भर उसकी बुआई कर सके, साल भर उसका उत्पादन प्राप्त कर सके। तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट हमें यह मिलेगा कि हम फिर साल भर अवसंरचना को यूज कर पाएंगे। आज फसलों की उच्च स्तर पर बर्बादी, अपर्याप्त और अनुप्रयुक्त भंडार और वितरण ढांचा और कृषि आधारित टेक्नोलॉजी के तकनीकी समर्थन के अभाव न केवल प्रसंस्कृत उत्पाद की लागत को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि इसकी गुणवत्ता पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि हमारे देश में चीजें समय से पहले न केवल खराब हो जा रही हैं, बल्कि क्लाइमेट चेंज के कारण बढ़ते हुए टेम्परेचर ने इनके खराब होने की स्पीड और बढ़ा दी है। जितना ज्यादा तापमान कम होता है, चीजों के खराब होने की दर उतनी कम होती है, लेकिन जितना ज्यादा तापमान ज्यादा रहेगा उतनी ही जल्दी चीजें खराब होती जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा? एक तो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कम होता जाएगा, और अगर आपने फिर भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए वही मटेरियल यूज कर लिया तो फिर क्वालिटी पर असर पड़ेगा, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। पता चल रहा है कि फूड प्रोसेसिंग तो हो नहीं पाया सही ढंग से, बीमारियां देश में बढ़ गई। आवश्यकता इस बात की है कि आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में समेकित नजरिया अपनाते हुए आपूर्ति श्रृंखला की प्रभाव उत्पादकता और सक्षमता में सुधार लाया जाए। इससे संबंधित निर्णय प्रक्रिया को उत्कृष्ट और व्यवसायिक रूप दिया जाए और आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के समक्ष मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल विकास और जानकारियों तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। इसमें लोक नीति और नियमनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यद्यपि आपूर्ति श्रृंखला सभी क्षेत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषतः फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। इस विशेष महत्व का कारण है इसकी मौसमी प्रकृति, शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों की मौजूदगी और स्रोत तक पहुंचने में उत्पन्न होने वाली समस्याएं। देखो भाई, कपड़ा हुआ, जूते हुए, मैन्युफैक्चरिंग आइटम हुए, अगर वो थोड़े से देरी से भी पहुंच गए तो खराब नहीं होने वाले। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर आपकी डिलीवरी में टाइम हो गया, यदि उत्पादक उपभोक्ता तक या उत्पादक थोक विक्रेता तक, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक सही टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाया,
तो हो सकता है उत्पादक को भी नुकसान होगा और जो कंपनी वाला था उसे भी। आलू की डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई और आलू 4-5 दिन ट्रक में भरा पड़ा रहा, खराब हो सकता है। जैसे प्याज को ले लीजिए, प्याज तो बहुत जल्दी खराब होता है। मैंने केले का उदाहरण दिया था कि बनाने की प्रॉब्लम है कि 6 दिन लग जाते दूर जगह भेजने के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सप्लाई चेन का इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहां पर तो थोड़ा सा भी टाइम में डिले अगर हुआ तो नुकसान बड़ा व्यापक स्तर पर हो सकता है। तो ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसका महत्व हमने देखा, उसकी चुनौतियां हमने देखी और हमने देखा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सप्लाई चेन क्यों होना चाहिए।